हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बंक टू ब्रेंच। तो आज की इस यूनिट में हम देखने वाले हैं एफओडी का यूनिट 2। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि क्यों पाइथन इतनी इंपॉर्टेंट है डेटा साइंस फील्ड में, उसके क्या यूजेस हैं, उसके एप्लीकेशंस, कौन कौन सी लाइब्रेरीज यूज होती हैं डेटा साइंस फील्ड में, जैसे नंपाई हो गई, पांडास हो गई। इसका थोड़ा बहुत सिंटैक्स देखेंगे। हम सिंथेटिक डेटा सेट कैसे क्रिएट करते हैं, उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, वो सब देखेंगे। कहीं ना कहीं ये यूनिट जो है पिछले यूनिट 1 से कनेक्टेड है। यूनिट 1 में हमने देखा था कि क्या होता है डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा क्लीनिंग, डेटा प्री प्रोसेसिंग, ये सब। इस यूनिट में हम देखेंगे हम कौन सी लाइब्रेरीज का यूज़ करते हैं, कौन से फंक्शंस का यूज़ करते हैं वो सब करने के लिए। इसमें थोड़ा बहुत सिंटैक्स आएगा पाइथन का और थोड़े बहुत बेसिक प्रोग्राम्स होंगे, तो वो हम इस यूनिट में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है वाई पाइथन। पाइथन ही की यूज़ होती है डेटा साइंस में। इसके बहुत सारे रीजंस है एंड द मेन रीजन इज सिंप्लिसिटी। ये लैंग्वेज बहुत ही सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड है कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस लाइक सी प्लस प्लस, जावा। इसका सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज सपोर्टेड हैं जो कि वेरियस टास्क परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करती है डेटा साइंस फील्ड में और डेटा साइंस लाइफ साइकिल में। तो यही सारे पॉइंट्स अभी हम देखने वाले हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट, इजी टू लर्न एंड रीडेबिलिटी। इट्स क्लीन, रीडेबल सिंटैक्स एंड इंट्यूटिव फॉर बिगनर्स। बिगनर्स के लिए बहुत ही फ्रेंडली लैंग्वेज है ये लर्न करने के लिए। एक्सटेंसिव डेटा साइंस लाइब्रेरीज हैं इसमें, जैसे नंपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, साइकिट लर्न। ये डिफरेंट लाइब्रेरीज है जिनका अभी हम सिंटैक्स देखेंगे और यूज़ केस देखेंगे कि कहाँ और किस फील्ड में कौन सी लाइब्रेरी यूज़ आती है। रिच इकोसिस्टम एंड वर्सेटैलिटी। इसका बहुत ही रिच इकोसिस्टम और वर्सेटैलिटी है, जिसका मतलब यह है कि ना सिर्फ डेटा साइंस पर ये और भी बहुत सारी फील्ड्स में काम आती है। वेब स्क्रैपिंग, डेटा एक्सट्रैक्शन, एनालिसिस, ऑटोमेशन, डिप्लॉइंग मॉडल्स, हर फील्ड में ये काम आती है लैंग्वेज। उसके अलावा ये बहुत ही स्केलेबल है और हर जगह बहुत ही आराम से इंटीग्रेट हो जाती है। ओपन सोर्स है, इसका मतलब ये फ्री है और उसकी लाइब्रेरीज फ्री टू यूज़ है, और जिसका मतलब इसमें कंटिन्यूसली अपडेट्स आते रहते हैं और ये और इम्प्रूव होती रहती है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट है इसका, बहुत ही लार्ज एक्टिव ग्लोबल कम्युनिटी है इसकी, जिसकी वजह से इसके बहुत अच्छे डॉक्यूमेंटेशंस, ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं मार्केट में। क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो विंडोज़ हो, मैक ओएस हो, लिनक्स हो, हर पे आराम से चल जाती है। इंटीग्रेशन एंड कंपैटिबिलिटी, वही चीज़ है कि इंटीग्रेट और कंपैटिबल है हर लैंग्वेज के साथ और किसी भी इन्वायरमेंट में। द नेक्स्ट इज़ बिग डेटा एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। वो क्या होता है? इसका मतलब बड़े बड़े जो डेटा सेट्स है उसको मैनिपुलेट करने में हेल्प करता है। इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जैसे पाइस्पार्क, दास, जो कि हेल्प करता है मैसिव डेटा सेट्स को मैनिपुलेट करने के लिए, जो कि लाइक नॉर्मल लाइब्रेरी से नहीं हो सकता। अब देखते हैं पाइथन के बारे में। अब पाइथन के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, इसके सिंटैक्स के बारे में देखते हैं। तो पहली चीज़ आती है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल एक जस्ट एक नेम है जो कि आप किसी भी डेटा को देते हो। अब बाकी लैंग्वेजेस और इसमें डिफरेंस क्या है? बाकी लैंग्वेजेस में जब भी आप डिक्लेयर करते हो, लेट सपोज आपको एक डिक्लेयर करना है ए वेरिएबल इक्वल्स टू 5, तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है इंट ए इक्वल्स टू 5। लेकिन इसमें हमें कोई डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है, सीधा लिख दो ए इक्वल्स टू 5 एंड वो ऑटोमेटिकली इंटरप्रेट कर लेगा कि ये इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, बूलियन है, या क्या है। अब इन वेरिएबल्स में कॉन्सेप्ट आता है म्यूटेबिलिटी। म्यूटेबिलिटी क्या होता है? जब आप कोई भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं या नहीं। जैसे मैं बताता हूँ, इसमें दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल। इम्यूटेबल डेटा टाइप्स वो होते हैं जिनको आप एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया, फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप उसको रिप्लेस कर सकते हो, पूरा नया डेटा टाइप बना दो, लेकिन उसको आप चेंज नहीं कर सकते। और म्यूटेबल डेटा टाइप्स जैसे लिस्ट, एरेज, उनको आप चेंज भी कर सकते हो। उसका किसी एक एलिमेंट को आप चेंज कर सकते हो, कीपिंग द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट सेम। नीचे थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हमारे बेसिक डेटा टाइप्स जो आ गए, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन, ये सब हमारे बेसिक डेटा टाइप्स हैं। फिर आते हैं हमारे कलेक्शन डेटा टाइप, जैसे लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, ये सब हमारे म्यूटेबल में आते हैं। और टपल हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ये सब हमारे इम्यूटेबल में आते हैं। अब इससे पहले कि मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊं, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ इंडेक्सिंग का। अब ये लिस्ट, जो पी लिस्ट है हमारे सामने, इसमें 3 एलिमेंट्स है, एप्पल, मैंगो, बनाना। और अब अगर हम इन एलिमेंट्स की पोजीशन की बात करें,
टेक्निकली फर्स्ट पे एप्पल है, सेकंड मैंगो, थर्ड बनाना। पर प्रोग्रामिंग में थोड़ा अलग होता है। प्रोग्रामिंग में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको हम जीरोथ इंडेक्स से डिनोट करते हैं। जीरोथ पोजीशन पे एप्पल है, फर्स्ट पे मैंगो एंड सेकंड पे बनाना। ये होता है इंडेक्सिंग। तो अब इसी एग्जाम्पल में नीचे देखो, p ऑफ 0 इक्वल्स टू चेरी। अब क्योंकि लिस्ट हमारी म्यूटेबल होती है इसलिए हम इसका एलिमेंट चेंज कर सकते हैं। तो जो हमारा आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, एप्पल को रिप्लेस करके वहाँ पे चेरी आ जाएगा और हमारी जो लिस्ट है वो हो जाएगी चेरी, मैंगो एंड बनाना। अब यही सिमिलर चीज़ हम किसी टपल में या स्ट्रिंग में नहीं कर सकते। जैसे ऊपर c इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड लिखा है, अब हम कुछ ऐसा कर दें कि c ऑफ 0 इक्वल्स टू हाई, वो अलाउड नहीं है। फिर वो नई स्ट्रिंग ही हमें बनानी पड़ेगी c इक्वल्स टू हाई वर्ल्ड, पर हम इसी में चेंज नहीं कर सकते, हेलो की जगह हाई कर दिया, ये हम ऐसा नहीं कर सकते। इसके अलावा सेट हो गया, डिक्शनरी ओवर। डिक्शनरी में क्या होता है, हम की वैल्यू पेयर्स में जो है वो डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे नेम जॉन, एज 16, तो हमारी जो नेम है वो की हो गई और उसकी वैल्यू हो गई जॉन, की जो है वो एज हो गई और उसकी वैल्यू हो गई 16। तो की वैल्यू पेयर्स में हम स्टोर करते हैं डिक्शनरी में, और ये भी हमारी म्यूटेबल होती है। अगर हम जैसे नीचे देखो, एस ऑफ एज इक्वल्स टू 17, तो जो एज है हमारी वो 16 से 17 हो जाएगी। ये अलाउड है क्योंकि हमारी डिक्शनरी म्यूटेबल है होती है। अब आता है हमारा ऑपरेटर्स एंड कंट्रोल फ्लो। ऑपरेटर्स और कंट्रोल फ्लो क्या होता है, ऑपरेटर्स में हमारे जो भी बेसिक मैथमेटिकल सिम्बल्स आ गए, लॉजिक सिम्बल्स आ गए, वो सब होते हैं जो कि हमारे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्मेंस में काम आते हैं। कोई भी दो वेरिएबल्स को ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, कंपेयर करना हो, या फिर कोई वैल्यू असाइन करनी हो किसी वेरिएबल को, उस सब के लिए हमारे ऑपरेटर्स काम आते हैं। ये हमारे कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इसमें सारे जो भी मैथ्स वाले होते हैं, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, वो सारे ऑपरेशंस के लिए काम आते हैं। कंपैरिजन में क्या होता है, कोई भी दो वेरिएबल्स को कंपेयर करना हो कि इज ए इक्वल्स टू बी या इज ए नॉट इक्वल्स टू बी, ग्रेटर देन बी, लेस देन बी, जो भी कंपैरिजन वाले ऑपरेशंस होते हैं वो कंपैरिजन ऑपरेटर से होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर से हम कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं। जैसे हमने ऊपर देखा ना, ए इक्वल्स टू बी, हमने ए में बी की जो वैल्यू है वो असाइन की, तो ये असाइनमेंट के लिए काम आता है। फिर आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, जिसमें हम चेक करते हैं कोई भी लॉजिक ट्रू या फॉल्स है कि नहीं। जैसे हमने इसमें देखो, एज इक्वल्स टू 25, लाइसेंस इक्वल्स टू ट्रू। इफ एज इज ग्रेटर देन 18 एंड ही हैज़ लाइसेंस देन शो ट्रू। अगर इसमें से कोई भी फॉल्स हो गया तो वो फॉल्स दिखा देगा। इसमें से एंड ऑपरेटर होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स में, एंड और एंड में क्या होता है, दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। और में क्या होता है, कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो भी चलेगा। तो ये सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। इसी तरह से हमारे पास होते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं। इसके बारे में एक एक दो दो लाइन पढ़ लेना एंड एक एक एग्जाम्पल याद कर लेना। जैसे बिटवाइज ऑपरेटर है, बिटवाइज ऑपरेटर हमारे बाइनरी डिजिट्स में ऑपरेशंस करने के काम आता है। एंड, और, जोर, नॉट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ये सब हमारे बिट लेवल पे ऑपरेशंस करने के काम आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। इसके बाद आता है हमारा कंट्रोल फ्लो। कंट्रोल फ्लो मतलब जो डेटा है वो पूरे प्रोग्राम में कैसे कंट्रोल हो रहा है, उसका फ्लो जो है वो कौन डिसाइड कर रहा है, वो इन फंक्शंस की मदद से हम डिसाइड करते हैं। कोई भी लूप लगाना हो या कोई भी ऑटोमेशन करना हो, रिपीट करना हो टास्क, तो वो सब कंट्रोल करने के लिए ये वाली फंक्शंस काम आते हैं। इसमें दो चीज़ें होती हैं, वाइल लूप एंड फॉर लूप। वाइल लूप हमारा वो लूप है जो तब तक चलता है जब तक कि हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। अब जैसे कि छोटा सा प्रोग्राम है, इसमें हमने काउंट को 0 डिक्लेयर किया है, हमने कंडीशन लगाई है वाइल काउंट इज लेस देन 5, प्रिंट काउंट, और अगले स्टेप में काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। अब होगा क्या, काउंट 0 है तो पहले तक 0 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद नीचे क्या होगा, काउंट में 1 ऐड हो जाएगा। अब काउंट की वैल्यू 1 हो गई, फिर होगी कंडीशन फिर से चेक, क्या 1 लेस देन 5 है, ट्रू है, तो फिर से प्रिंट हो जाएगा काउंट। अब फिर अगली बार 1 होगा, ऐसे करते करते 2, फिर 3, फिर 4। अब 4 प्रिंट हुआ, फिर काउंट की वैल्यू एक और बढ़ी, काउंट की वैल्यू हो गई 5। अब फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या 5 लेस देन 5 है, विच इज़ फॉल्स, तो फिर वो लूप से ब्रेक करके बाहर आ जाएगा और हमारा आउटपुट होगा 0, 1, 2, 3, 4। ये होता है वाइल लूप। अगर बाय चांस हमें कोई ऐसी कंडीशन डालनी है कि जिसमें हमारा जो लूप है वो ब्रेक हो जाए, तो हम कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं ब्रेक, या फिर कोई ऐसा इटरेशन है जो कि हमें स्किप करना हो तो उसके लिए हम कंटिन्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं कि अगर ये वैल्यू हो तो ये पूरा इटरेशन स्किप हो जाए, तो उसका हम कंटिन्यू कर लेते हैं।
अगर हमें मान लो किसी वैल्यू पे हमें एकदम से लूप से बाहर आना है तो फिर हम ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। एक और लूप होता है हमारे पास, फॉर लूप। इसमें भी जब तक हमारी कंडीशन मीट करती रहती है तब तक ये लूप चलता रहता है। जैसे फॉर आई इन रेंज 10, अब डिफ़ॉल्ट आई की वैल्यू हो गई 0, 0 से 10 तक आई इटरेट करता रहेगा और उसमें अपना आप वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी। जैसे ही वैल्यू 10 की इक्वल हो जाएगी ये बाहर आ जाएगा। इसके हमने बीच में ये देखो दो कंडीशन लगाई है, इफ़ आई इक्वल्स टू 3 देन कंटिन्यू एंड इफ़ आई इक्वल्स टू 7 देन एग्जिट। अब क्या होगा, 3 पे जब आई की वैल्यू 3 होगी तो इसने स्किप कर दिया, इसने प्रिंट नहीं किया। अगर आप आउटपुट देखो 0 प्रिंट हुआ, 1 प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ, पर 3 नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो नीचे प्रिंट आई वाली ये स्टेटमेंट है इसमें पहुंचा ही नहीं। जैसे ही इसने देखा आई इक्वल्स टू 3 वो स्किप हो गया। सिमिलरली जब उसने देखा आई इक्वल्स टू 7 तो लूप से ही बाहर आ गया। उसके आगे के जो एलिमेंट्स है 8 और 9 10 ये सब प्रिंट ही नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो लूप से ही बाहर आ गया 7 पे। तो इस तरीके से हमारी कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट्स काम आती हैं। इसके अलावा हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं इफ़ और एल्स। इसमें भी जब कंडीशन मैच होती है तो टास्क परफॉर्म होता है। जैसे हमने लिखा इफ़ मार्क्स लेस देन 40 देन प्रिंट दिस, एल्स प्रिंट इनकरेक्ट। तो वो कंडीशनल्स के लिए काम आती है। जो हमने फॉर और वाइल देखा वो लूपिंग के लिए काम आते हैं और कंट्रोल करने के लिए कि किस कंडीशन पे क्या होगा, डायरेक्शन कंट्रोल करने के लिए हमारी इफ़ और एल्स स्टेटमेंट्स काम आती हैं। इसके बाद हम देखते हैं फंक्शंस और एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन होता है एक ब्लॉक ऑफ कोड जिसको हम बार बार मल्टीपल टाइम्स यूज़ करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें आप दो वेरिएबल्स को ऐड कर रहे हो ए और बी, जो कि हमें आउटपुट देता है इसका सम। अब मान लो पूरे प्रोग्राम में हमें मल्टीपल टाइम्स हमें उसका सम करना है, तो या तो ऑप्शन है बार बार कॉपी पेस्ट कर लो, वो जो भी 3-4 लाइनें होंगी उसको कॉपी पेस्ट करते रहो हर बार सम निकालने के लिए, या फिर एक आप काम करो उसका एक फंक्शन बना कर रख दो। हमने मान लो ऊपर एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, उसको ऐसे डिफाइन करते हैं डेफ, उसके अंदर पैरामीटर और उसके अंदर हमें जो भी स्टेटमेंट्स लिखनी है या ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं वो। अब ये हमारा एक फंक्शन बन गया, मान लो डेफ ऐड। अब अगली बार मान लो हमें ये परफॉर्म करना हो तो हमें पूरी ये 3-4 लाइनें फिर से नहीं लिखनी होंगी। हमें सिंपली क्या करना होगा, प्रिंट ऐड 3,5 और बस हमारी ये बार बार हम रन होती रहेंगी। ये ऐड तो वैसे एग्जांपल दिया है, पर कोई भी हमें बड़ा टास्क परफॉर्म करना हो जिसमें बहुत सारी लाइनें हो तो बार बार कॉपी पेस्ट करने से अच्छा उसका एक फंक्शन बना लो। हमें फिर क्या करना होगा, सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स पास करने होंगे और वो कोड रन हो जाएगा। इससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है कोड की। इसके बाद आता है हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है? मान लो हमारे कोड में कोई भी एरर है या फिर कोई भी बग है, उसको हमें सॉल्व करना है, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग हमें हेल्प करता है उसमें प्रॉपरली कि कहाँ पे क्या एरर आया है उसको हैंडल करने में। इसमें हम क्या करते हैं, कोड को एक ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक में हम लिख देते हैं, जिससे कि क्या होता है, अगर उस पर्टिकुलर कोड ऑफ लाइंस में कोई भी एरर आता है तो वो हमें प्रॉपरली बता देता है कि इसमें ये एरर आया है। सो इट्स लाइक अ सेफ्टी नेट कि कोई भी कहीं भी हमारा कोड फेल करे तो हमारा कोड क्रैश ना हो जाए, प्रॉपरली हमारे पास नोट वो आए, आउटपुट आए कि ये एरर आया है इस कोड ऑफ लाइंस में। इसमें हमारा एक फाइनली ब्लॉक होता है जो कि क्या करता है, मान लो हमारा कोड एरर कुछ भी आ गया लेकिन हमें सम स्टेटमेंट्स है जो कि हमें प्रिंट करनी ही करनी है, तो हम वो फाइनली ब्लॉक में लिखते हैं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ ट्राई या एक्सेप्ट हमारा ये फाइनली ब्लॉक जो रन होगा ही होगा। सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेटा एनालिसिस। अब हम डेटा एनालिसिस कैसे करते हैं पाइथन से, उसके लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है पांडास। अब पांडास लाइब्रेरी में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि हमारे को हेल्प करते हैं डेटा सेट को मैनिपुलेट करने में। कैसा सा डेटा सेट, अब कोई भी एक्सेल हो गया, CSV फाइल्स हो गई, डेटा बेसिस हो गए जिसमें भी रोज और कॉलम्स आ गए, वैसे टाइप के डेटा सेट में कोई भी हमें मैनिपुलेशन करनी है या फिर ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो वो हम पांडास लाइब्रेरी की मदद से कर सकते हैं। इसमें पहला आता है हमें देखना है कि हम कैसे डेटा सेट को इंपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने कमांड में आपको लिखना है पिप इंस्टॉल पांडास। इससे कि क्या होगा, पांडास लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। सेकंड है हमें इसे अपने कोड में इंपोर्ट करना है। तो जब भी आप कोई भी प्रोग्राम लिखो उसमें सबसे पहली लाइन लिखो इंपोर्ट पांडास एज PD, जिससे कि क्या होगा, वो पूरी लाइब्रेरी के फंक्शंस इस PD वेरिएबल में आ जाएंगे एंड दैट्स इट। उसके बाद आप कोई भी इसके फंक्शंस को यूज़ कर सकते हो।
अब इसमें जैसे एग्जांपल्स दिए हैं, df1 इज इक्वल टू pd डॉट रीड csv डेटा cs। अब इससे क्या पता चल रहा है कि pd फंक्शन में, सॉरी pd वेरिएबल में एक रीड csv करके फंक्शन है जिससे कि हम कोई भी csv फाइल को रीड कर सकते हैं, जो कि हमारा लोड हो जाएगा फिर इस df1 वेरिएबल में। सिमिलरली रीड एक्सेल, रीड जेसन, इससे हम कोई भी फाइल रीड कर सकते हैं, उसको लोड कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल में। सेकंड होता है उसमें से इनसाइट्स लेना। अब हमारे पास वेरिएबल में डेटा तो आ गया, अब उसमें उसको आउटपुट में जनरेट करना, उससे इनसाइट्स लेना, उसके लिए हमारे पास फंक्शंस होते हैं शेप, इन्फो, समरी, डॉट हेड, ये सारे फंक्शंस होते हैं हमारे पास। और अगर हम df डॉट डॉट शेप करें तो इससे जो हमारे को रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा डायमेंशंस ऑफ द डेटा सेट। अगर हम डॉट इन्फो करें तो जो भी वो कॉलम नेम्स है, उसके डेटा टाइप्स हैं, वो सब हमें इन्फो मिल जाएगी कि इस डेटा सेट के कितने कॉलम्स हैं, उनके डेटा टाइप्स, उसमें कितनी मिसिंग वैल्यूज़ हैं, वो सब इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। फिर डॉट डिस्क्राइब से उसकी स्टैटिस्टिकल समरी मिल जाएगी कि इसमें मतलब इस डेटा सेट का मीन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, वो सब चीज़ें हमें स्टैटिस्टिकल डेटा उस डेटा सेट का मिल जाएगा अगर हम डॉट डिस्क्राइब करें तो। उसके अलावा एक डॉट हेड फंक्शन होता है जिससे कि क्या होता है, मान लो बहुत ही बड़ा डेटा सेट है, उसमें 1000 रोज है, 1000 रिकॉर्ड्स हैं। हम अब मान लो हम सारे प्रिंट नहीं करवाना चाहते, हमें बस देखना कि हमने सही से इंपोर्ट किया कि नहीं, हमने शुरू के 5 प्रिंट कराने हैं। तो डॉट हेड से क्या होता है, शुरू के 5 रिकॉर्ड्स प्रिंट हो जाते हैं। अब हमने थोड़े से इंसाइट्स भी ले लिए। अब आती है डेटा सिलेक्शन इंडेक्सिंग की, कि हमें मान लो कोई डेटा सेट में से कोई रिकॉर्ड सेलेक्ट करके उसका मैनिपुलेट करना है, वो हम कैसे करेंगे। उसके लिए हमारे पास फंक्शंस आते हैं लॉक और आई लॉक फंक्शंस। लॉक बेसिकली फंक्शन यूज होता है किसी भी रिकॉर्ड या डेटा को उसके रो या कॉलम नेम से फेच करने के लिए। और आई लॉक से क्या होता है, हम उसकी जो इंटीजर पोजीशन होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि p ऑफ 0, तो जो उसकी इंडेक्स वैल्यू होती है उसके बेसिस पे हम उसको फेच करते हैं आई लॉक से। अब इसके नीचे थोड़े बहुत कोडिंग एग्जांपल्स दिए। इसमें क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले एक सैम्पल क्रिएट किया डेटा, जिसमें हमने नेम, एज, सिटी लिया। फिर इसमें हमने डॉट डेटा फ्रेम से डेटा फ्रेम फंक्शन का यूज़ करके इसको एक डेटा सेट में कन्वर्ट कर लिया, जो कि हमारे df सैम्पल वेरिएबल में स्टोर हो गया। अब हमें कुछ भी इसमें प्रिंट करना हो, जैसे df सैम्पल ऑफ नेम, वो हम प्रिंट कर सकते हैं। हमें कोई भी रोज़ स्पेसिफिकली सिलेक्ट करनी हो बेसिस और इंडेक्स, तो लॉग फंक्शन का यूज़ करके जो हमने दिया है, जैसे a और c का प्रिंट करना हो तो हमने लॉग से यूज़ कर लिया। अगर हमें इंटीजर वैल्यू का यूज़ करना हो, जैसे नीचे आई लॉग है 0 से 2, तो रो 0, 1 और 2 ये प्रिंट हो जाएंगी इस आई लॉग फंक्शन का यूज़ करके। इसके अलावा कंडीशनल सिलेक्शन हो सकता है कि जहाँ पे भी एज ग्रेटर देन 30 है वो वाला रिकॉर्ड दिखा दो हमें। अब आती है हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज़। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका डायरेक्टली भी आ जाता है कि हम कैसे पांडास को यूज़ करके, वैसे 2 मार्क्स में आ जाता है कि कैसे हम पांडास को यूज़ करके मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल कर सकते हैं। तो उसमें एक ही होता है ड्रॉप ना फंक्शन। इससे क्या होता है, जो हमारा प्रोग्राम है वो ऑटोमेटिकली जो भी जहाँ पे भी मिसिंग वैल्यूज़ है वो सारे रिकॉर्ड्स को अपने आप ड्रॉप कर देगा इस फंक्शन से, जिससे कि हमारा पूरा डेटा सेट क्लीन हो जाएगा। इसके अलावा एक और फंक्शन होता है हमारा फिलना फंक्शन, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, जो भी मिसिंग वैल्यूज़ है उसको रिप्लेस कर सकते हैं उसी डिफरेंट स्ट्रैटेजी से, लाइक उसका मीन या मीडियन या मोड, इन सब को यूज़ करके हम मिसिंग वैल्यूज़ को फिल कर सकते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, इन दोनों के एग्जांपल्स याद कर लेना। इसके बाद आता है डेटा विजुअलाइजेशन। अब हमने डेटा सेट को मैनिपुलेट कर लिया, उसको अपने तरीके से पूरा ऑर्गेनाइज कर दिया, बट अब ये इम्पॉर्टेंट है कि उसको हम कहीं ना कहीं विजुअलाइज कर पाएँ। कैसे, उसको हिस्टोग्राम्स, बार ग्राफ्स वगैरह पे प्लॉट करके, जिससे कि क्या होगा, हम जो भी वेरिएबल्स और फीचर्स है उसके बीच में रिलेशनशिप्स फाइंड कर पाएंगे। और इसके लिए हमारी यूज़ होती है मैटप्लॉटलिब और सीबोन लाइब्रेरीज। ये लाइब्रेरीज हमें हेल्प करती हैं किसी भी डेटा सेट को बार ग्राफ्स, चार्ट्स, हिस्टोग्राम्स, इन सब पे प्लॉट करने को हेल्प करती हैं। अब थोड़ा सा इसका भी बेसिक सिंटैक्स देख लेते हैं। इसमें भी सबसे पहले हमें इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब pyplot एज plt और seaborn एज sns एंड numpy एज np, ये हमने इंपोर्ट कर ली जैसे हमने पांडास में किया था।
इसके बाद हमने एक डेटा फ्रेम बना लिया पार्ना लाइब्रेरी का यूज़ करके, np.random। इससे क्या होता है, रैंडम नंबर्स जनरेट होते हैं, रैंडम डेटा सेट। ये आगे हम टॉपिक में पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि सिंथेटिक डेटा क्या होता है। मतलब एक काइंड ऑफ फेक वैल्यूज़ हमने जनरेट कर ली, एक फेक डेटा सेट जनरेट कर लिया। तो ये पहला एग्जांपल है सीबॉर्न का यूज़ करके। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक स्कैटर प्लॉट बना रहे हैं। तो उसका सिंटैक्स देखो, ls.scatter प्लॉट। इसमें हमने डेटा दिया अपना, x वैल्यू दी, y वैल्यू दी, और उसके नीचे फिर हमने टाइटल दिया कि ये क्या टाइटल रखना है, और उसके बाद plt.show, इससे कि हमारा कंसोल पे वो शो हो जाएगा। सिमिलरली हिस्टोग्राम हमने यूज़ बनाया है मैटप्लॉटलिब का यूज़ करके। इसमें हमने क्या किया, डॉट हिस्ट फंक्शन का यूज़ किया, उसके नीचे उसका टाइटल, एक्स लेबल, वाई लेबल, और देन plt.show, जिससे कि हम उसको कंसोल पे शो करवाएं। इन दोनों लाइब्रेरीज का एक एग्जांपल याद रख लेना, 2 मार्क्स में आ सकता है कि कैसे डेटा फ्रेम बनाते हैं या फिर कैसे उसको हम प्लॉट करते हैं। एक 2 मार्क्स का कोड लिख दो छोटा सा, तो एक एक एग्जांपल देख जाना। और कहीं ना कहीं इन तीनों लाइब्रेरीज में हमारी एक जो बेसिक लाइब्रेरी है जो कि है numpy, वो यूज़ होती है। अब numpy क्या होती है, जो भी हमारा मल्टी डायमेंशनल डेटा टाइप्स होते हैं ना, एरे, लिस्ट, इन सबको मैनिपुलेट करने के लिए हमारी numpy लाइब्रेरी यूज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो, ये माई लिस्ट 1 2 3 4 ये लिस्ट है एक हमारी। इसको सबसे पहले हमारा टास्क होता है एक numpy एरे में कन्वर्ट करना, उसके बाद ही हमको इस पे ऑपरेशन या फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो np.array करके माई लिस्ट, इसमें हमने इसको एक हमने numpy एरे लिस्ट में बना लिया। इसके बाद अब हम कोई भी numpy का फंक्शन इस पे हम अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब चाहे तो हम इसका डॉट मीन करके इसका एवरेज निकाल सकते हैं, डॉट सम से इस पूरी एरे का सम निकाल सकते हैं, डॉट std करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं, डॉट शेप से इसका हम कोई डायमेंशन पता कर सकते हैं। तो अब हम इस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। और कहीं ना कहीं यही बेस है इन तीनों लाइब्रेरीज का, ये बहुत यूज़ होता है numpy। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में आता ही आता है, इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि सिंथेटिक डेटा क्या होता है, इसके एडवांटेजेस बताओ, और इसको हम कैसे जनरेट करते हैं यूजिंग पाइथन। तो सिंथेटिक डेटा सेट क्या होता है? सिंथेटिक डेटा सेट जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, ये डेटा सेट वो होता है जिसको हम आर्टिफिशियली जनरेट करते हैं, ना कि रियल लाइफ से कलेक्ट करते हैं। सिंथेटिक डेटा सेट्स वो होते हैं जो रियल लाइफ डेटा को मिमिक करने के काम आते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस एंड कंप्यूटर साइंस में बहुत सारी जगहों पे फेक डेटा का यूज़ होता है मिमिक करने के लिए, क्योंकि फिजिकली पॉसिबल कभी कभार नहीं होता कि जाके सबसे डेटा कलेक्ट करो रियल लाइफ में। तो कहीं ना कहीं हम फेक डेटा प्रोड्यूस कर लेते हैं जो कि काफ़ी कन्वीनियंट होता है एज़ कम्पेयर टू रियल डेटा। और लाइक रियल डेटा सेट बनाने में ना बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं। फॉर एग्जांपल, आप मान लो एक फ्रॉडलेंट क्रेडिट कार्ड सिस्टम बना रहे हो जो कि फ्रॉड ट्रांजैक्शंस को डिटेक्ट करता है। तो अब उसमें क्या क्या दिक्कतें आएंगी, पहले तो आप रियल डेटा सेट कहाँ से ढूंढोगे, और अब रियल डेटा सेट मान लो आपने ढूंढ भी लिया, उसमें जो ट्रांजैक्शन आईडीज़ होंगी, जो नंबर्स और फिगर्स होंगे, वो सब रियल होंगे, और कहीं ना कहीं इसमें डर होता है कि प्राइवेसी के इश्यूज हो सकते हैं कि आप किसी और की आईडी, किसी और का पासवर्ड, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं लीक होने का डर रहता है। अब फेक से क्या होगा कि फेक नाम होगा, फेक ट्रांजेक्शन होंगी, तो कहीं ना कहीं प्राइवेसी इशू नहीं होगा। ऊपर से आर्टिफिशियली जनरेटेड है, इसलिए इजीली मिल भी जाएगा। कहाँ आप जाओगे कहीं ना कहीं कलेक्ट करने, डिफरेंट सोर्सेज पे आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कितना ऑथेंटिक है कि नहीं है। इससे अच्छा आप सिंथेटिक डेटा प्रोड्यूस कर लो, लाइक इट इज़ फार मोर कन्वीनियंट एंड कॉस्ट सेविंग। तो अब हम ये प्रोड्यूस करते कैसे हैं, इसके लिए भी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो एकदम रियल लाइफ डेटा की तरह ही मिमिक करते हुए फेक डेटा प्रोड्यूस करती हैं आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। अब जैसा कि मैंने बताया, नमपाई जो लाइब्रेरी है वो रैंडम डेटा प्रोड्यूस करने के लिए भी काम आती है। एरेज में मैनिपुलेशन के काम तो आती है, लेकिन उसके अलावा कोई रैंडम डेटा जनरेट करना हो उसके लिए भी नमपाई बहुत हेल्पफुल है। अब ये कुछ फंक्शंस हैं नमपाई में जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं, random.rand, random.randint, random.normal। इन सब के आप यूज़ देख सकते हो
जैसे कि जो फर्स्ट वाला है वो क्या करेगा, एक रैंडम डेटा सेट जनरेट कर देगा जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा 0 से 1 के बीच में। सेकंड वाला क्या करेगा, एक ऐसा डेटा सेट जनरेट करेगा जो कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यानी मीन उसका 0 होगा उस डेटा सेट का और वेरिएंस 1 होगा। रैंडम डॉट रैंडम क्या करेगा, इसमें 3 पैरामीटर्स जाते हैं, लो, हाई और साइज। वो लो जो भी आप नंबर दोगे और हाई इसके बीच में डेटा सेट प्रोड्यूस करेगा। तो ये तीन चार फंक्शंस हैं जो कि आप याद कर लेना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा हमारी एक फेकर लाइब्रेरी होती है, और ये लाइब्रेरी स्पेशली होती है इसलिए ताकि फेक डेटा प्रोड्यूस कर पाए, जैसे कि फेक एड्रेस, फेक नेम्स, जॉब टाइटल्स, कुछ भी हमें प्रोड्यूस करना हो उसके लिए काम आता है। इसको भी हम ऐसे इंस्टॉल करेंगे, पिप इंस्टॉल फेकर, जिससे कि हमने अपना लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेंगे, फिर इंपोर्ट कर लेंगे इसको हम अपने प्रोग्राम में। उसके बाद हमें कुछ भी प्रिंट करना हो, फेक ईमेल, फेक कंट्री, फेक नेम, टेक्स्ट, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, कुछ भी हमें प्रोड्यूस करना हो वो हम कर सकते हैं, फेक यूआरएल। तो एक बहुत ही बढ़िया लाइब्रेरी है सिंथेटिक डेटा जनरेशन के लिए। और इसके अलावा पिछले साल की BYQs की बात की जाए तो सिंथेटिक डेटा पे क्वेश्चन आता ही आता है, और ऐसे ही आता है कि व्हाट इज सिंथेटिक डेटा सेट, उसके एडवांटेजेस, और कोड भी इसके ऊपर आता है कि कोई भी एक या दो लाइब्रेरी, फेकर लाइब्रेरी का यूज़ करके फेक डेटा प्रोड्यूस करके दिखाओ। तो उसमें आपको ये सारे फंक्शंस मेंशन करने होंगे, इंपोर्ट करके दिखाना, फेक इज इक्वल टू फेकर, एंड देन प्रिंट फेक ईमेल। ये बस इतना सा है, ये आप याद कर लेना तो आपको ये मार्क्स नहीं कटेंगे। इसके अलावा एक साइकिट और होती है, इसमें हमें बहुत ही एडवांस और कॉम्प्लेक्स फीचर्स मिल जाते हैं, मतलब लाइक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेटा सेट जिसका लाइक डेटा सेट जिसके बीच में लीनियर रिलेशनशिप हो। तो कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स डेटा सेट हमें प्रोड्यूस करना हो वो इसके मदद से हम कर सकते हैं। बाकी ये जो 3-4 लाइब्रेरीज मैंने बताई, साइकिट, पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब, इन सब के बारे में और भी अगर आपको इसके और भी फंक्शंस जानने हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको फाइल्स प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें इन चारों के बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो आप एक बार पढ़ के जा सकते हो, ताकि कोई भी ऐसे फंक्शन आ जाए पेपर में तो आप लिख पाओ। सारे याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार रीड कर जाना कि ये इसका फंक्शन है और ये फंक्शन क्या करता है, बस इतना आपको बस पता होना चाहिए बेसिक बेसिक इन तीनों चारों लाइब्रेरीज के बारे में। तो एक बार फटाफट से रिकैप कर लेते हैं हमने इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा। पहले हमने देखा क्यों पाइथन यूज़ होती है डेटा साइंस फील्ड में इतनी ज़्यादा, कौन कौन सी इसमें ऐसी लाइब्रेरीज हैं जो कि यूज़ होती हैं, इसके बेनिफिट्स क्या है पाइथन रादर देन सी, जावा, उन सब के कंपेरेटिव में पाइथन ही क्यों यूज़ होती है। फिर हमने थोड़ा बहुत पाइथन के फंडामेंटल्स देखे, जिसमें हमने बेसिक डेटा टाइप्स उसके देखे, म्यूटेबिलिटी देखी, इम्यूटेबल टाइप्स क्या होते हैं, म्यूटेबल डेटा टाइप्स क्या होते हैं। हमने ऑपरेटर्स के बारे में देखे, अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर। उसके बाद हमने कंट्रोल फ्लो देखा, जिसमें कि हमारे वाइल लूप, फॉर लूप, इफ एल्स स्टेटमेंट, ये सब आ जाता है। हमने देखा फंक्शंस की क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्यों हम फंक्शंस क्रिएट करते हैं। उसके बाद हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग देखा, जो कि यूज़ होता है कोई भी एरर कैच करने के लिए हमारे कोड में। फिर हमने देखा हम कैसे पांडास लाइब्रेरी का यूज़ करके डेटा सेट में मैनिपुलेशन करते हैं, उसके इनसाइट्स लेते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस या सिलेक्शन करना हो वो सब करते हैं। फिर हमने देखा मैटप्लॉट, सीबॉर्न लाइब्रेरी का यूज़ करके हम कैसे उस डेटा सेट को विजुलाइज कर सकते हैं ग्राफ्स पे, चार्ट्स पे। हमने नमपाई के बारे में पढ़ा कि कैसे नमपाई यूज़ होता है एरे मैनिपुलेशंस के लिए। हमने सिंथेटिक डाटा जनरेशन पढ़ा, जिसमें कि हमने देखा हम नमपाई का यूज़ करके, जैसे उसके रैंडम फंक्शन यूज़ करके एंड फेकर लाइब्रेरी का यूज़ करके हम कैसे एक सिंथेटिक डाटा सेट जनरेट कर सकते हैं फॉर वेरियस एप्लीकेशंस, डेटा मॉडलिंग, डेटा ट्रेनिंग, एनालिसिस, उन सब के लिए, जो कि एकदम रियल वर्ल्ड डेटा सेट को मिमिक करके बनता है। हमने उसके एडवांटेजेस देखे कि क्यों वो अच्छा होता है, उसमें प्राइवेसी इश्यूज नहीं होते, डेटा ऑगमेंटेशन होता है, सिमुलेशन और टेस्टिंग के लिए अच्छा है, कहीं ना कहीं कॉस्ट एंड टाइम सेविंग भी बहुत है। हमने तीनों चारों लाइब्रेरीज के बेसिक फंक्शन देखे। फिर उसके बाद तो आपको और डिटेल में फंक्शन सब चाहिए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा नोट्स के, उसमें 3-4 फाइल हैं जिसमें सारे ही फंक्शंस लिखे हैं इन सब तीनों चार लाइब्रेरी के, ऑलमोस्ट जो भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप एक बार रीड कर लेना। उसके अलावा वो नोट्स हमारी वेबसाइट है bunk2brains.com, उस पर भी अवेलेबल होंगे, तो आप कभी भी जाके वहाँ पे रीड कर सकते हैं वो सारे नोट्स। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पे एक्सक्लूसिवली अवेलेबल होंगे हमारे प्रीमियम नोट्स, जिसमें कि आपको
इससे सारे रिलेटेड फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, PYQs सब कुछ उसमें इंक्लूड हो जाएगा, जो कि आपको सिग्निफिकेंटली हेल्प करेगा आपके मार्क्स बूस्ट करने में पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें बड़े कंसाइज फॉर्म में सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं, सारे फंक्शंस हैं, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स सब है। तो वो भी आप ज़रूर चेकआउट करना हमारी वेबसाइट पे। एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।